हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर्स में आपका स्वागत है। आज है 23 मई 2021। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं पीआईबी, हिंदू और अदर करंट अफेयर्स न्यूज़ मैगजीन्स में इंपॉर्टेंट रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 23 मई 2021। तो आज जो घटनाएं करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट रही हैं उन सबको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है सी सतलज राज्य। वास्तव में चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने अपने यहाँ एक नए जिले का निर्माण किया जिसका नाम है मलेरकोटला। और ये मलेरकोटला जो जिला आज बना है हाल ही में, वो वास्तव में उस समय के सी सतलज राज्य का पार्ट हुआ करता था जो कि पंजाब रियासत के अंतर्गत आता था। तो आपसे इसलिए यहाँ पे हमने सी सतलज राज्य का उल्लेख किया है क्योंकि यूपीएससी कई बार क्या करती है कि प्राचीन नामों को आधुनिक नाम से संबंधित कर देती है। तो अगर आपको कभी दे दे प्राचीन नाम सी सतलज क्षेत्र कहाँ का था, क्या कर्नाटक राज्य का था, क्या नॉर्थ ईस्ट राज्य का था, तो आप बता देंगे कि नहीं साहब ये तो पंजाब राज्य का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है। इंपॉर्टेंट दूसरा ये आ जाता है कि मलेरकोटला कहाँ पे, तो कोटला नाम से ही आपको समझ में आ जाता है मलेरकोटला। भाई साहब ये पंजाब का क्षेत्र होगा जो कि एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जैसे हमने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र तो पढ़ लिया कि जो जिला बनाने का कॉन्सेप्ट है वो किसके पास अथॉरिटी है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमें कोई राज्य का निर्माण करना हो या उसकी समाप्ति करनी हो तो किसके पास पावर होती है, संसद के पास। तो उसी तरीके से नए जिले के निर्माण और समाप्ति की जो पावर होती है वो राज्य सरकारों के पास होती है, ना कि संसद के पास। ठीक है। वर्तमान में कितने जिले हमारे देश में, लगभग 718, जो कि 2011 की जनगणना के बाद तो वहाँ पे 600 कुछ थे, लेकिन वर्तमान में माने जाते हैं। खैर अभी नई जनगणना होनी बाकी है तो पता चलेगा कि वास्तव में एक्चुअल अब कितने हैं। ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं सर, पंजाब के मुख्यमंत्री साहब को, ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को, मलेरकोटला, कुल आबादी आपको याद नहीं रखना है, बस ये पता होना चाहिए अच्छा हाँ ये पंजाब राज्य का एक जिला है, नया बना है। ठीक है। अगला आर्टिकल हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर मैपिंग की दृष्टि से। हमारा आर्टिकल है भारत ओमान समझौता। ये तो नहीं पूछेगा कि भारत ओमान समझौता क्या है, ये तो हम आपको आईआर में कंप्लीट कराएंगे कि आखिरकार ओमान के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है इसकी लोकेशन कि आखिरकार ये ओमान है कहाँ पे। ठीक। तो एक बार हम मैपिंग के जरिए पहले ओमान को देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि ओमान की लोकेशन वास्तव में है कहाँ पे। तो ये आप एक तरीके से देख सकते हैं मैप। ठीक है। इन पूरे रीजन को यहाँ पे कहते हैं गल्फ कंट्री। गल्फ कंट्री क्यों, क्योंकि यहाँ पे पर्सियन गल्फ है, तो इसलिए जो इससे लगने वाले देश हैं उनको गल्फ कंट्री नाम दिया जाता है। ठीक है। चाहे ओमान हो, चाहे यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, ईरान हो, ठीक है, इराक हो, सऊदी अरब हो, इस रीजन को हम एक तरीके से गल्फ रीजन मानते हैं। क्लियर। तो ये ओमान की लोकेशन है। अब आपसे क्वेश्चन एक तो ये पूछेगा कि ये बताइए कि ओमान क्या रेड सी को टच करता है, तो रेड सी तो साहब ये है, तो ओमान रेड सी को नहीं टच करता। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि ओमान में एक बंदरगाह है डुकम पोर्ट, ये इस जगह पे है, ये डुकम पोर्ट। क्लियर, ये डुकम पोर्ट है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डुकम पोर्ट कहाँ पे, तो आप बता देंगे साहब ये ओमान में है, भारत यहाँ पे अपने कुछ निर्माण कार्य कर रहा है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बता दीजिए स्टेट ऑफ हार्मूज किन किन के मध्य है, तो ये स्टेट ऑफ हार्मूज होती है जो कि पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के मध्य पाई जाती है। ठीक है। बाब अल मंदेब तो आपको अच्छे से पता है कि जो गल्फ ऑफ अडन और रेड सी के मध्य है, यहाँ पे सोकोत्रा आइलैंड है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक बार हम आपको 3D मैपिंग के जरिए दिखा दें। ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत से हम चले वेस्ट की ओर। ठीक है। ये हमारा मिला ओमान। ठीक है। आप देख रहे हैं ओमान को, यहाँ पे आपको ओमान मिल गया, ये आपको यहाँ पे मिल गया क्या, गल्फ ऑफ, बताइए अभी आपने पढ़ा अडन, ये बंदर अब्बास है। ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान है, पर्सियन गल्फ है, और यहाँ पे आपको मिली क्या, गल्फ ऑफ अडन। ठीक है। ये अदन गल्फ है और यहाँ पे रेड सी है, और यहाँ बीच में क्या है, बाब अल मंदेब स्टेट। ठीक। ये है आपका सोकोत्रा आइलैंड, काफ़ी चर्चा में रहता है हमेशा। ठीक है। यहाँ पे एक सोमालिया के पास में और जिबूती के पास में काफ़ी सारे पोर्ट हैं जिसमें इंडिया और चाइना की कंट्रोवर्सी चल रही है, यानी कि दोनों डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। तो आप देख सकते हैं किस लिए लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए खास तौर पर।
चलिए इतनी बातें आप समझ गए, इससे ज़्यादा आपसे ओमान पे क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आप ये और देख लीजिए कि जो ओमान है वो जीसीसी का मेंबर है। जीसीसी क्या होती है, इसे हम अपने प्रीलिम्स टुडे सीरीज में कंप्लीट करेंगे। जो हमारी प्रीलिम बूस्टर टुडे सीरीज है वहाँ पे इन्हीं सब बॉडी को इंडिपेंडेंट रूप से हम कवर करेंगे पूरा, कि जीसीसी क्या होता है, एससीओ क्या होता है, वहाँ वो सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। ठीक है, यहाँ केवल जो छोटे छोटे आर्टिकल होते हैं हम उनको कवर कराते हैं। ऑलरेडी वहाँ पे हमने इलेक्शन कमीशन कवर करा दिया, आपने देखा होगा। अरब लीग का मेंबर है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का भी सदस्य, यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मेंबर है। खास बात क्या है कि इंडिया केवल इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मेंबर है, यानी कि इंडिया जो है वो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के अलावा जीसीसी और अरब लीग का मेंबर नहीं है, यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर इंडिया नहीं है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, दुकम पोर्ट हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टेट ऑफ हार्मुज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अब आपको याद रहेगा। जिबूती के पास में एक पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट ऑफ डोराले। ठीक है, भारत जहाँ पे अपना बेस बना रहा है। अब आपको एक क्वेश्चन ये बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल होते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप हमें करके बताइएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल होते हैं। एक तरीके से आप देख सकते हैं, ये ग्वादर है, कासगर है, इस्लामाबाद, चाबहार पोर्ट, ठीक है, एथेंस, दुकम। ठीक है, ये वास्तव में लोकेशन है इंडिया के ट्रेड लोकेशन, कि इंडिया इन फ्यूचर अगर ट्रेड करना चाहता है तो इंडिया का ट्रेड कैसे होता है, सी रूट के माध्यम से। ठीक है, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका, यहाँ पे हमने ये भी आपको कंप्लीट करा दिया। नया आर्टिकल है हमारा कोविसेल्फ। कोविसेल्फ क्या आपने देखा होगा, हाल ही में चर्चा में रही है, एक टेस्टिंग किट है जिसको माइलैब नाम की पुणे की कंपनी ने बनाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये किट आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जो आप लोग आजकल रोज़ सुनते हैं, एक रैट यानी कि रैपिड एंटीजन जो टेस्ट होता है वो, और दूसरा आरटीपीसीआर। आखिरकार इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हम इन चीज़ों को आज यहाँ पे कवर करेंगे, ताकि आपके परिवार में अगर कोई सामान्य तौर पर कोई जानकारी मांगना चाहे तो आप उसे कितनी अच्छी से और सहजतापूर्वक बता सकते हैं। ठीक है, तो जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है या जो आरटीपीसीआर है, इन दोनों में एक मूल डिफरेंस बस यही है, समय का डिफरेंस का मतलब कि रैपिड एंटीजन टेस्ट का जो आपको रिपोर्ट मिलेगी वो 30 मिनट में मिल जाएगी, और आरटीपीसीआर में लगभग आपको 1 दिन या 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट होता कैसे है, ये वास्तव में नाक से लिए गए स्वैब का नमूना का परीक्षण होता है, यानी कि आपके नोजल से जो परीक्षण किया जाता है, यानी कि आपके नोजल्स में जो वेपर्स होते हैं उसके जो टच करके निकाला जाएगा, उसको लैब में टेस्ट किया जाएगा, उसी हम कहते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। ठीक है, दूसरा जो आपका आरटीपीसीआर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड को रोगी से एकत्र किए गए स्वैब से निकाला जाता है, यानी कि आपकी जो नाक से नोजल से जो निकाला गया उसमें आरएनए को निकाला जाता है और फिर इसे डीएनए में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी कि डीऑक्सी आरएनए कर दिया जाता है उसे, और परिवर्तित करके उसे परिवर्धित किया जाता है, यानी उसे चेक किया जाता है। कहने का मतलब कि एक तरीके से डबल फिल्ट्रेशन व्यवस्था है आरटीपीसीआर में। ठीक है, इसीलिए इसमें समय अधिक लगता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे तो डायरेक्ट निकाला जाता है और उसको लैब में टेस्ट करने के लिए डाल दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आरएनए होता है उसे डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी आप लोग कोविशील्ड डेज ये कोविसेल्फ ले सकते हैं। ठीक है, अब कई बच्चों को लग रहा होगा सर आरटीपीसीआर का पूरा नाम ही बता दीजिए, तो इसका पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ठीक है, आपको याद नहीं रखना है। चलिए अब बात आती है वेडल सागर की। कल हमने पढ़ा था A76 हिमखंड। ठीक है, तो वास्तव में वेडल सागर वहीं पे था अंटार्कटिका में। हमने आपको पूरी लोकेशन भी दिखाई थी कि ये हमारी जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी के नीचे यहाँ पे ये हमारा अंटार्कटिका है। तो हमने बताया था कि यहीं पे आपको ये वेडल सी मिलेगा इस जगह पे। क्लियर, तो आपको बाकी याद रखने की कुछ भी ज़रूरत है नहीं। ठीक, चलिए ये बातें हो गई। अब देखते हैं हम अपना अगला आर्टिकल, सेंटिनल उपग्रह 1। सेंटिनल उपग्रह कहाँ का है, ये वास्तव में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी का अवलोकन करता है। चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि इसी ने तो बताया है कि साहब ये जो आपका A76 हिमखंड है ना अंटार्कटिका में, ये टूट गया है। और ये जो सेंटिनल उपग्रह यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा था उसने अपने कॉपरनिकस प्रोग्राम के अंतर्गत ही भेजा था। अब आपको लग रहा होगा सर ये कॉपरनिकस प्रोग्राम क्या है, तो वास्तव में कॉपरनिकस प्रोग्राम यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक प्रोग्राम है।
उस प्रोग्राम में क्या किया जाता है कि उन्होंने कई सारे सैटेलाइट आसमान में छोड़ रखे हैं। उनका काम होता है कि अर्थ को ऑब्जर्व करना हर तरीके से। आप देख सकते हैं इसमें सारी क्वालिटीज़ दी हैं। 10 डेज में टोपोग्राफी की बात करता है, मिशन 7 ईयर का है, 7 सालों तक ये काम करेगा। आप देख रहे हो बिल्कुल झोपड़पट्टी की तरह, जैसे बचपन में आप लोग नहीं हवा में विमान उड़ाते रहते थे, तो बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो कि कोपरनिकस जो प्रोग्राम है उसका पर्पस क्या है। हमने आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि हाल ही में चर्चा में रहा कोपरनिकस जो प्रोग्राम है वो क्या है। तो आप बता दीजिएगा कि ये ऑब्जर्व करता है किस किस चीज़ को, क्लाइमेट चेंज को, मरीन मॉनिटरिंग को, एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग को, लैंड मॉनिटरिंग को, सिक्योरिटी को, इमरजेंसी मैनेजमेंट को। क्लियर, इतने सारे आर्टिकल्स को ये एक तरीके से कंपाइल करता है। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं ये हमारा अर्थ होती है, सैटेलाइट है, ऑर्बिट है। अब आप में से कई सारे बच्चों को लग रहा हो सर ऑर्बिट क्या होती है, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, तो इनके बारे में आप डिटेल जानकारी हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में जाकर देख सकते हैं। प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में डे 1 और डे 2, 3, 5 में हमने साइंस टेक को काफ़ी अच्छे से कवर कराया है, तो आप वहाँ पर जाकर उसे देखिए। आपको साइंस टेक पूरी वहाँ पे हमने कंप्लीट करा दी है। उम्मीद है आज के आर्टिकल्स आपको सारे समझ में आए होंगे। आप ये भी समझ पाए होंगे कि वास्तव में जो आर्टिकल्स हैं उनको किस तरीके से प्रीलिम्स के हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे प्रीलिम्स में अंकों की बढ़ोतरी हो सके। तो मिलते हैं फिर अपने कुछ नए आर्टिकल के साथ कल। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।